नमस्कार साथियों, 8 जुलाई 2003 30,000 करोड़ का घोटाला सामने आता है। उसका खुलासा होता है तेलंगी स्कैम। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर घोटालों का इतिहास बहुत लंबा रहा है। हर्षद मेहता द्वारा 1992 में सबसे बड़े घोटाले के बाद 2003 में एक बड़ा घोटाला सामने आया। ये घोटाला स्टंप पेपर घोटाले के नाम से प्रसिद्ध था। स्टंप पेपर का उपयोग दुनिया भर में व्यापक रूप से स्टंप की आवश्यकता वाले दस्तावेज जैसे पट्टे, समझौते, रसीदें, अदालती दस्तावेज और अन्य कई क्रय इकट्ठे करने के लिए किया जाता है। ये घोटाला नकली स्टंप पेपर और स्टंप की छपाई और बनाने से संबंधित था। घोटाले के पीछे का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलंगी था। शुरुआत में एक विक्रेता के रूप में शुरुआत की और फिर ट्रेवल कंपनी में काम किया और नकली टिकटों का विचार सामने रखा। कौन था करीम तेलंगी? करीम तेलंगी मुंबई रेलवे स्टेशन पर फल सब्जी बेचता था। एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्म और पालन पोषण हुआ। उसके पिता चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड रेलवे अधिकारी थे। परिवार को विभिन्न वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ा, लेकिन आजीविका कमाने में कामयाब रहे। उसके पास खानापुर रेलवे स्टेशन पर फल और सब्जियां बेचकर अपनी बुनियादी जरूरतों पूरी करने के लिए पैसे थे। 1970 के दशक में यह स्टेशन 12 ट्रेनों के लिए एक पॉइंट के रूप में काम करता था। तेलंगी ने अपनी स्कूल शिक्षा स्वोदय विद्यालय से पूरी की और ग्रेजुएशन डिग्री बीकॉम में की कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। मुंबई वह पहली जगह थी जहां उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश की। उन्होंने फिलिप्स इंडिया में सेल्स एग्जीक्यूटिव का पद सौंपा था। लगातार खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर उन्होंने दक्षिणी मुंबई का रुख किया और किशन गेस्ट हाउस में प्रबंधक के रूप में वहां काम किया। गेस्ट हाउस के मालिक की बेटी सईदा नाम के लड़के से धीरे धीरे उनका निगाह हुआ। उनसे उन्हें एक सना नाम की बेटी हुई। गेस्ट हाउस में काम में कम मन लगने के कारण उनका इरादा कम समय में पैसा कमाने का था, इसलिए उन्हें मध्य पूर्व के ओर रुख किया। वहाँ कमाई शुरू करने के बारे में सोचा। 1980 के दशक में वह सऊदी अरब गए और 7 साल तक वहाँ पर काम किया। 7 वर्षों में उन्हें एहसास हुआ कि इससे अधिक पैसे के लिए वो अपने घर बार और अपने परिवार को छोड़ कर आए, इसलिए वो वापस मुंबई लौट आए। कम समय में अधिक पैसा कमाने की दृष्टि से उन्हें छोटे तरीके से आसान काम करने के लिए प्रेरित हुए। ये उसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ले गए। वो अंडरवर्ल्ड जिसमें राजनेता, नौकरशाहें और जो भ्रष्ट लोग संबंधित थे। ऐसे सऊदी अरब में 7 वर्षों के दौरान उसकी रुचि पर्यटन घोटालों की ओर हुई। उसने देखा कि ट्रैवल एजेंट अवैध तरीके से लोगों को रोजगार के लिए सऊदी अरब भेजते हैं। इसके बाद उन्होंने अरेबियन मेट्रो ट्रैवल कंपनी नाम से एक ट्रैवल कंपनी शुरू की। उसकी नियमित धोखाधड़ी गतिविधियों में नकली पासपोर्ट बनाना, ग्राहकों को धोखा देना शामिल था। लोगों को सऊदी अरब भेजने के लिए उसने जालसाजी करने का भी प्रयास किया, लेकिन उसमें कुछ संदिग्ध परिणाम पत्र थे जिसे पकड़े जाने का खतरा अधिक था। इसके पास ढेर सारे फर्जी दस्तावेज, ECR, एग्रीमेंट, चेक, रिकॉर्ड, पासपोर्ट आदि बनाने के लिए एक टीम थी। उसने 7 वर्षों में अपने संपर्क को इतना मजबूत कर लिया कि वह लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजने और आसानी से पैसा कमाने में सक्षम हो गया। बार बार बाजार में उसकी मांग बढ़ती गई और विदेश जाने का सपना देखने वाले लोग ऐसा करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को विदेश भेजने की प्रक्रिया कठोर होती गई। प्रक्रिया अब सहज और आसान नहीं थी। क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण लोग फंस गए और विदेश नहीं जा पाए। 1991 में विभिन्न लोगों ने उसकी गतिविधियों के लिए उन पर मुकदमा किया। 1993 में उन पर वीजा रैकेट अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया और जेल भेज दिया गया। जेल में उनकी मुलाकात एक धोखेबाज व्यक्ति राम रतन सोनी के साथ संबंध बनाए, जिसे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस बैठक ने भारत के सबसे बड़े घोटाले में से एक को जन्म दिया। नया कानूनी समझौता स्टंप पेपर घोटाले पर तेलंगी जेल में रतन सोनी से मिला तो उसने अपराध करने के गुर और तरीके सीखे। मोटी कमाई कैसे की जाए। रतन सोनी महज कुछ हजारों के लिए अपराध करने के बजाय बड़े अपराधों के लिए उसे प्रभावित करने में सक्षम रहा। उन्होंने विभिन्न लाभदायक उद्यमों के लिए विचार किया। तेलंगी को पता चला कि उस समय सबसे निगरानी रहित सरकारी विभाग स्टंप पेपर कार्यालय था। उन्हें नकली टिकट बनाने और लगभग एक प्रॉक्सी मुद्रा
छापने का विचार आया। ऐसी फर्जीवाड़े में मुनाफा उस वक्त करोड़ में होता था। इन दोनों ने अंडरवर्ल्ड सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं से संबंध थे। उन्हें एहसास हुआ कि उस भारत में सबसे बड़ा घोटाला शुरू करने के लिए पर्याप्त था। 1980 के दशक में उन दोनों को पता चला कि कानूनी उद्देश्यों के लिए एक मेजबान को स्टम्प पेपर की आवश्यकता होती है। उन्होंने उस वक्त इसे 100 रुपये से कम में बेचा था। वे जानते थे वे जो चाहते थे वो हासिल कर सकते थे। एकमात्र आवश्यकता उन्हें खुश और प्रभावित रखना था। समाजवादी जनता पार्टी के विधायक अनिल गोटे ने तेलंगी से संपर्क किया। तेलंगी ने उनसे बैठक की व्यवस्था करने के लिए कहा। ये महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार के तत्कालीन राजस्व मंत्री उल्लासराव देशमुख थे। तेलंगी 1994 में वेंडर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मुंबई में स्टम्प पेपर कार्यालय खोलने में सक्षम हुए। सुरक्षित रहने और बड़े संसाधनों तक पहुंच रखने के लिए उसने मुंबई में विभिन्न बैंक खाते और कार्यालय खोले। उन्होंने नासिक में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की नीलामी से अपने संपर्क बनाए। उस माध्यम से उन्होंने स्क्रैप मशीनरी खरीदी। उसने उस मशीनरी का इस्तेमाल धोखाधड़ी वाले उद्देश्य के लिए किया। उन्होंने अपने संपर्क का उपयोग किया और यहाँ तक कि इसका सारा कच्चा माल भी इंडियन सिक्योरिटी प्रेस से खरीदा। नकली स्टंप कॉस्टली दिखाने के लिए प्रेस से स्याही और जो जरूरत लगी वो लिया। इस तकनीक का उपयोग करके उन्होंने भारत सरकार द्वारा मुद्रित किए जाने वाले टिकटों की हूबहू प्रतिकृति छापना शुरू कर दिया। उन्होंने एक विस्तृत नेटवर्क बना लिया और विक्रेताओं को 20 से 30% के कमीशन पर पेशकश करने लगे। सरकार केवल 3% कमीशन देती थी। इससे विक्रेता आकर्षित हुए और स्टंप वितरण आसान हो गया। यहाँ तक कि विक्रेता की अश्वशक्ति थे और असली और नकली स्टंप पेपर के बीच अंतर नहीं कर पा रहे थे। 350 से अधिक विक्रेताओं ने उसके डुप्लीकेट स्टंप पेपर बैंकों, बीमा कंपनियों और कॉर्पोरेटों को बेचे। उसके द्वारा बनाए गए संपर्कों में उन्हें मूल स्टंप पेपर की कमी पैदा करने में मदद की। इससे उन्हें अपने ही डुप्लीकेट स्टंप पेपर बाजार में कम मार्जिन पर बेचे और अपनी पकड़ मजबूत की। करीब उन्होंने मूल स्टंप पेपर को एक सतही पत्ते पर भेजकर और मूल के स्थान पर अपने डुप्लीकेट स्टंप पेपर को बाजार में लाया। इसकी आपूर्ति को अवरुद्ध कर दिया। उस समय बाजार नकली स्टंप पेपर से भर गया था। उसे राजस्व टिकटों से लेकर साझा हस्तांतरण प्रमाण पत्र टिकटों तक लगभग हर उद्देश्य के लिए नकली टिकटें मिली। उन्होंने अपना कारोबार 13 स्टेट और 74 सिटीज में फैलाया। धोखाधड़ी का काम करने के लिए उसके पास 170 से अधिक कार्यालय और 900 से ज्यादा कर्मचारी थे। धोखाधड़ी करने के लिए उन्हें 120 बैंकों से खाते बनाए हुए थे। ऐसी कामयाबी के बाद कुछ ग्रुप मेंबर की धोखाधड़ी की वजह से फॉल की शुरुआत हुई। तेलंगी की घोटाले में गिरफ्तारियों की शुरुआत कहां से होती है, आइए जानते हैं। 9 अगस्त 2000 में 9.92 करोड़ रुपए के फर्जी स्टंप पेपर और स्टंप के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नवंबर 2001 में अजमेर में तेलंगी की गिरफ्तारी हुई। जनवरी 2002 में विशेष समिति का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष आर श्री कुमार ने की। 9 दिसंबर 2003 सीबीआई ने मामले को अपने हाथ में लिया। 22 दिसंबर 2003 विजय देसाई को एसएसडी द्वारा गिरफ्तार किया गया। 10 फरवरी 2004 को तेलंगी ने नौका परीक्षण में महत्वपूर्ण नामों का खुलासा किया। 26 मई 2004 सीबीआई ने 1.5 करोड़ रुपए मूल्य के फर्जी गैर न्यायिक स्टंप पेपर जब्त किए। 9 अगस्त 2004 सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगी के मामले में जांच शुरू करी। सीबीआई को 3 महीने का समय दिया। 13 मार्च 2005 तेलंगी मुंबई के विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुए। 21 सितंबर 2005 तेलंगी दूसरे फर्जी स्टंप पेपर मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष अदालत में पेश हुए। 17 जनवरी 2000 से तेलंगी को 1995
के फर्जी स्टैम्प पेपर मामले में उनकी भूमिका के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना और उसके साथ 10 साल की कठोर सजा सुनाई गई। 6 फरवरी 2006 तेलंगी ने पुणे की अदालत के सामने 1995 के फर्जी स्टैम्प पेपर मामले में अपनी भूमिका कबूल की। 28 जून 2007 तेलंगी को 2002 करोड़ रुपए का जुर्माने के साथ 13 साल की कठोर सजा सुनाई गई। उन्हें भारतीय दंड संहिता और महाराष्ट्र संगठित अपराध के नियंत्रण अधिनियम मकोका के तहत दोषी ठहराया गया। पर यह गिरफ्तारी असलियत में कैसे हुई आइए जानते हैं। साल 2000 में किसी ने पुलिस को नकली स्टैम्प पेपर की आमद की सूचना दे दी, जिससे तेलंगी के 2 कुरियर कर्नाटक राज्य में परिवहन के दौरान पकड़े गए और कुछ धोखेबाजों की वजह से उनका फोन भी टैप किया गया। पुलिस ने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। तेलंगी को तब गिरफ्तार किया जब वो अजमेर जा रहा था। स्टैम्प पेपर घोटाले के पीछे के दिमाग को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। जून 2003 में बंड ग्राउंड थाने की पुलिस ने तेलंगी पर केस दर्ज किया। सभी डुप्लीकेट और नकली स्टैम्प पेपर बरामद किए गए और एक विशेष जांच समिति बनाई गई, जिसका नेतृत्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने किया। जांच में पता चला कि इस घोटाले में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस भी शामिल है। उन्हें पता चला कि विभाग के सरकारी अधिकारियों ने तेलंगी को मुद्रण तकनीकी हस्तांतरण करने में मदद की थी। उस समय विशेष विभाग ने प्रेस के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। यह घोटाला 1992 से 1994 जब भारत में कम्युनल वायलेंस हो रहा था और देश की बागडोर भ्रष्ट लोगों के हाथ में थी। इस घोटाले की मात्रा वैस बहुत बड़ी थी। आगे की जांच में इस तथ्य पर पता चला कि राजनेता, सरकारी अधिकारी और प्रभावशाली नेता जो नासिक प्रेस का हिस्सा थे, वे भी घोटाले में शामिल थे। धुले के विधायक अनिल गोटे को गिरफ्तार किया, 4 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। हालांकि अनिल गोटे के खिलाफ आरोप रद्द कर दिया गया क्योंकि इस घोटाले में बहुत बड़े बड़े नाम शामिल थे। स्पेशल डिपार्टमेंट ने तेलंगी का नारकोटिक्स टेस्ट किया। इसमें बहुत बड़े नामों का खुलासा हुआ। तेलंगी ने नारकोटिक्स में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम छगन भुजबल और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार का जिक्र किया। देनदारियों से बचने के लिए तेलंगी ने यह विवाद फैलाया कि वह परीक्षण के दौरान घबराया हुआ और होश में था, जिसके कारण जांच से इस दोनों का नाम हटा दिया। असलियत में यह इनका नाम इसलिए हटा क्योंकि इंडियन पावरफुल पॉलिटिशियन थे, जिसकी वजह से कुछ बयान बदले गए। इसके बाद मामला सीबीआई विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया। सीबीआई को कुछ और बड़े नाम मिले जो आंध्र प्रदेश के विधायक, मंत्री, मुंबई पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस के फॉर्मल जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच थे, मुंबई पुलिस के फॉर्मल डिप्टी कमिश्नर और सस्पेंडेड आईपीएस अधिकारी। इन अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने कई मामले दर्ज किए। 2006 में तेलंगी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसे दोषी ठहराया गया। उसे 30 साल की सजा और 1000 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना दिया गया और इसकी सारी संपत्ति को जब्त कर दिया गया। हालांकि 2002 करोड़ रुपए के बाद इम्प्रिसमेंट को घटाकर 13 वर्ष कर दिया गया। जेल में भी उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, क्योंकि वह पहले से ही एक मास्टरमाइंड था और उसके प्रभावशाली संबंध थे। इसके लिए वह जेल में आरामदायक जीवन की व्यवस्था करने में कामयाब रहा। 2007 में उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 255, धारा 248, धारा 259 और धारा 420, धारा 468, धारा 468, धारा 471, धारा 476 और धारा 475 के तहत अपराधों के लिए चेन्नई में सीबीआई मामले का मुकदमा चल रहा था। धारा 13 एक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 की धारा 13(2) के साथ पठित हुआ। आरोप लगाए गए। हालांकि इतनी ऐशो आराम की जिंदगी के बाद भी उनकी तबीयत का सही से ध्यान नहीं रखने के कारण तेलंगी कई बीमारियों से पीड़ित था। उन्हें 2002 में HIV पॉजिटिव घोषित कर दिया गया। 2005 में उन्हें दावा किया गया कि
लोगों द्वारा वायरस का इंजेक्शन लगाया गया था जो उनकी शक्ति से डरते थे और उन्हें मधुमेह और HIV जैसी बीमारियों का इलाज से इनकार कर दिया गया था। वो करीब 20 साल तक मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे। 23 अक्टूबर 2017 को बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में मेनिंजाइटिस के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कारावास के कार्यकाल से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तब उनकी उम्र महज 56 साल की थी। उनकी मृत्यु के बाद सभी आरोपों को वापस लिया गया और इस मामले में जो लोग थे उन्हें रिहा कर दिया गया। उनकी मौत के बाद कई लोगों ने इस घोटाले में अपनी रुचि बनाई, इसलिए फिल्म निर्माता स्टम्प घोटाले में अंतर्दृष्टि दिखाने और समझौते के लिए 2009 में शाकिर शाह द्वारा निर्देशक हिंदी भाषा की थ्रिलर मुद्राक द स्टैम्प बनाने का फैसला किया। हालांकि 2020 में वेब श्रृंखला में तेलंगी के रूप में रोहित राय अभिनीत पेपर लॉन्च किया गया था। 8 घोटालों की एक प्रतशिला श्रृंखला में तेलंगी के घोटाले का एक एपिसोड था जिसका नाम फर्जी स्टैम्प पेपर था। हर्षद मेहता के स्कैम 1992 की अगली कड़ी में स्कैम ने 2003 को लॉन्च करने का फैसला किया। जब तेलंगी को दोषी ठहराए जाने का फैसला हुआ और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया, उसके खिलाफ कई शिकायतें और मामले थे। सरकार इस घोटाले से बुरी तरह प्रभावित हुई और अपने कानूनों को मजबूत करने के लिए कार्रवाई की। इस घोटाले में कई प्रसिद्ध और उच्च स्तरीय लोग भी शामिल थे, जिससे पता चला कि हमारा सिस्टम अंदर से कितना खोखला और प्रभावित है भ्रष्ट से। सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया कि सुरक्षा जांच बढ़ा दी जाए। भविष्य में ऐसा कोई बड़ा घोटाला ना व्यतीत हो। सरकार की ओर से इसकी पृष्ठभूमि यह थी कि उस समय स्टम्प विभाग ठीक से विनियमित नहीं था। यह सरकार के लिए प्रत्येक विभाग को उचित रूप से विनियमित करने और उस पर नियंत्रण करने का एक बड़ा सबक था। इस घोटाले के कारण बाजार में नकली स्टम्पों की संख्या बढ़ गई, जिससे सरकार की नज़रों में घोटाले के आने के बाद विक्रेताओं के लिए भी उन्हें पहचानना और उन्हें त्यागना मुश्किल हो गया। 300 लोगों को एजेंट के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने बैंकों, बीमा कंपनियों और स्टॉक ब्रोकर्स फर्मों सहित खरीदारों को नकली सामान बेचा। घोटालों का आकार लगभग 300 बिलियन यानी 3.8 बिलियन होने का अनुमान लगाया गया। घोटाले का एक पहलू जिसने बहुत चिंता पैदा की वो ये था कि इसमें यह सहायक निखिल कोठारी सहित कई पुलिस अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी की आवश्यकता थी। पुलिस अन्वेषक जिसकी कुल संपत्ति 1 बिलियन यानी $30 मिलियन थी। दरअसल जांच के दौरान खुलासा हुआ कि 1992 से 2001 देश में जितने भी स्टैम्प पेपर यूज में आए उनमें से उसका वेतन प्रति माह 9,000 रुपए था। इस आधार पर कहा गया इस मामले में कई पुलिस अधिकारियों को फंसाया गया। प्रदीप सावंत तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक वो नकली था तो उसकी शादी नकली बन जाए। इसी तरह बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन बाद में कुछ ज्यादा पुख्ता सबूत न मिलने के बाद उन्हें बहाल कर दिया गया। 8 वर्षों में तत्कालीन पुलिस अधिकारी जो हजारों शादियां टूटने के कगार पर आ गई, साथ ही हजारों बिजनेस बंद होने के कगार पर आ गए। कोर्ट कचहरी तक सवालों के घेरे में आ गए। सारे हालातों को देखते हुए आखिरकार सरकार ने फैसला किया कि 1992 से 2001 भले ही नकली स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन कानूनी तौर से वो सभी वैसे माने जाएंगे। इस तरह नकली स्टैम्प पेपर स्कैम को कानूनी मान्यता दी। जून 2007 को तेलंगी को घोटाले के अन्य पहलू के लिए 13 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं अगर ये कहानी 10 बिलियन तो इस वीडियो को लाइक जुर्माना भी लगाया गया। आयकर विभाग ने अनुरोध किया कि जुर्माना भरने के लिए तेलंगी की संपत्ति जब्त कर दी जाए। वो 13 साल तक जेल में रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद एक मामले के अन्य कैदियों को छूट मिली। उनकी पत्नी और उनके परिवार को एचएस से मुक्त कर दिया गया। इस केस से मुक्त कर दिया गया। इस मामले के बाद तकरीबन उनकी 36 प्रॉपर्टीज में से 9 प्रॉपर्टीज को सीज किया गया और जो जुर्माना था उसकी सरकार ने पूर्ति की। और 1992 में अब्दुल करीम तेलंगी की 17,000 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही थी। तकरीबन अभी के समय में उनके पास 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति बताई जा रही है। इनके परिवार में इनके 2 भाई और उनका परिवार और एक बेटी और उनके दामाद जो एक बिजनेसमैन है बताए जा रहे हैं। अंत में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ऐसे वीडियोस बना पाते हैं।
ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और धन्यवाद। जय हिंद।